हेलो लर्नर, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 3 जुलाई को एक मॉक कंडक्ट किया जो कि पेपर 1 का मॉक था। और ये हमने 25 क्वेश्चंस किए पेपर 1 के। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उन्हीं 25 क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिससे कि आप अपनी मॉक को जो भी आपने अटेम्प्ट किया है आप उसको अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो कि मॉक का भी पहला ही था, तो वही सीक्वेंस सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाइएस्ट टेक्सोनॉमी कैटेगराइज इन द कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन इन लर्निंग। तो ये देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बेसिकली जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो आपके 2020 एंड 2021 में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं वही मैंने आपको दिए हैं, जिससे कि आप अपने आप को इधर उधर एक्स्ट्रा चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना ही लगा लेते हैं तो भी आप समझिए कि आपके पास 70 पेपर्स हो जाएंगे सिर्फ 2020 और 2021 के। दैट इज़ ऑल्सो इनफ। इतना बहुत है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए, इसको रिवाइज करने के लिए, जितनी भी डिटेल में पढ़ना है उसके लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड पूछा है। तो कॉग्निटिव एक ओरिजिनल था, बाद में यहाँ पर नई चीज़ें आई हैं। तो इसमें क्या है, पहले था कि पहले नॉलेज आएगी, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर उसका एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और फिर इवैल्यूएशन। इसीलिए मैंने दोनों ही चीज़ें रख दी हैं, जैसे कि आप देख लें, समझ लें, अगर कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा रिमेम्बरिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर अप्लाई, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिव। तो ये है। और अफेक्टिव डोमेन में आर स्क्वायर वी ओ सी है, सी से कैटेगराइजेशन आता है और आपसे हाईएस्ट पूछा है। आर स्क्वायर जो वी ओ सी है, सी इज दी हाईएस्ट लेवल। ठीक है, आर से शुरू करेंगे, पहला होगा रिसीव करेंगे नॉलेज को और लास्ट में कैरेक्टराइजेशन, वो चीज़ आपके कैरेक्टर में आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज दी हाईएस्ट हो जाएगा। और साइकोमोटर का मतलब क्या होता है, जो कि स्किल्स की बात करता है। तो साइकोमोटर में क्या होता है, सबसे पहले क्या होएगा, इमिटेशन, मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसीजन, आर्टिकुलेशन, और लास्ट में आता है नेचुरलाइजेशन। बिल्कुल ऐसा काम करने लग जाना बिल्कुल जो कि नेचुरल लगे। ठीक है, तो नेचुरलाइजेशन यहाँ पर लास्ट स्टेप यानी कि सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है। तो अब यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग दी हाईएस्ट टैक्सोनॉमी, हाईएस्ट कौन सा होगा ये बताना है। तो नेचुरलाइजेशन ये होता है, ठीक है, करेक्टराइजेशन ये होता है, ठीक है, अवेयरनेस कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे एनालिसिस और इवैल्यूएशन है। तो यहाँ पर देखिए, एनालिसिस बाद में है, इवैल्यूएशन जो है टॉप पर आता है। ठीक है, हम इवैल्यूएशन को ले लेंगे। बी, डी और ई, बी, डी और ई ऑप्शन 2 में है। 2 इज दी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अ यूनिवर्सिटी टीचर एडमिनिस्टर्स अ सेल्फ मेड टेस्ट फॉर सबमिटिव इवैल्यूएशन फॉर हिज हर स्टूडेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली स्क्यूड। तो देखिए, यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट होता है, इसलिए मैंने मॉक में भी दिया, जिससे कि अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो आप फिर से समझ लें चीज़ों को। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है पॉजिटिवली स्क्यूड। तो स्क्यूड क्या होता है, किस चीज़ में स्क्यूनेस होगी, इसको समझ लीजिए। एक तो देखिए, आपका ऐसे बनता है एक नॉर्मल कर्व। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व ये बात बताना चाहता है कि चीज़ें नॉर्मल हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि कोई भी एग्ज़ाम में अगर टेस्ट होता है तो बहुत ही कम नंबर पाने वाले बच्चे भी बहुत ही कम होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 100 आउट ऑफ 100 या 99 पाने वाले बच्चे के भी मतलब बच्चे भी बहुत कम होते हैं। ये भी बहुत कम होते हैं जिनके कम मार्क्स हैं, और यहाँ पे भी बहुत कम है जिनके फुल आउट ऑफ फुल हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे आपको एवरेज मार्क्स वाले मिल जाते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब समझिए इसको स्क्यूडनेस क्या होगी। कह रहा है यहाँ पर पॉजिटिव स्क्यूनेस है इसमें, और इधर कहता है कि ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। किस चीज में स्क्यूनेस है, जो नॉर्मल कर्व अभी आपको बताया उसी में स्क्यूनेस आ गई है, मतलब कुछ वेरिएशंस हैं। क्या है वो वेरिएशंस, देखिए पॉजिटिव स्क्यूड। अब इसको समझिए, यहाँ पर होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है,
ये होते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ पर होते हैं उनके मार्क्स। ठीक है, ये हमेशा होगा, आप एक्स एक्सिस पे मार्क्स को रख दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी क्लास में बच्चे हैं उनको आप वाई एक्सिस पे रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार ध्यान रखनी है कि जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस होगी तो ज़्यादा जो लंबी टेल जाएगी वो आपकी राइट डायरेक्शन में चली जाएगी, जो टेल होगी वो राइट डायरेक्शन में जाएगी, इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जो राइट हैंड से जब लिखते हैं तो राइट साइड जाएगा और राइट साइड जाने मतलब पॉजिटिव होता है। ठीक है, राइट मतलब पॉजिटिव, ऐसे याद रखिए। तो जो टेल है वो पॉजिटिव साइड जाएगी। अब ऐसे ही बना लीजिए, जब भी क्वेश्चन आए पॉजिटिव स्क्यूनेस तो ऐसे बना लीजिए, राइट साइड राइट हैंड की तरफ टेल ज़्यादा लंबी कर दीजिए। तो अब जब टेल आप इधर लंबी करेंगे तो पीक पहले आ जाएगा, और जो पीक होता है, जो उसका पीक होता है उसको मॉड कहते हैं। मॉड का मतलब होता है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी यहाँ पर है, बस ये डेटा को बताता है इतना, ये कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इस जगह है, यानी कि ज़्यादातर बच्चे इस जगह पर हैं। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इस जगह पर हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से नंबर लाइन आगे बढ़ेगी। तो ज़्यादातर बच्चे के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, 30 के अराउंड आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। मार्क्स कैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, वेरी लो मार्क्स हैं। अगर इधर ही देखें इस तरफ नेगेटिव स्क्यूड में क्या है, नंबर लाइन तो भी यहीं से ही शुरू होगी ना। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो नंबर लाइन तो स्टिल यहाँ 0 से शुरू होगी और ये हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स इसमें कैसे आ रहे हैं, 70 के अराउंड आ रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसे आ रहे हैं लिख सकते हैं ना, ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स हैं 70 पे। आप देखिए ये है, और पीक को आप देखिए, बस दो चीज़ को आप देखना है, मार्क्स को और पीक को। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाइए, देखिए यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। तो ज़्यादातर बच्चों के जब ज़्यादा नंबर आ रहे हैं मतलब टेस्ट कैसा होगा, ईजी होगा। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हैं मतलब डिफिकल्ट होगा टेस्ट। ठीक है, अब ये बात समझ में। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी कि हम ये वाला लेंगे तो टेस्ट कैसा है, टेस्ट जो है डिफिकल्ट है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम ही ये वाला हैट वाला कॉन्सेप्ट ऐड हुआ था, तो दो तीन क्वेश्चन इससे आए हैं लास्ट टाइम, तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है वाइट हैट, रेड हैट, ब्लैक हैट और ग्रीन हैट। ये एक 6 हैट है जो कि थिंकिंग हैट से, मतलब थिंकिंग से रिलेट करता है ये हैट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हैट पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कलर पे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या किया है, जो कलर वाला कॉन्सेप्ट है उसको अटैच किया है। देखिए जो भी आपके रिसर्च में क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्या होता है कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो तो आता ही है, प्लस जो नई नई रिसर्च होती रहती है उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐड हो जाते हैं। तो ये टॉपिक है कलर से रिलेटेड। हर कलर का एक अपना सिंबल होता है, एक अपना मैसेज होता है। जैसे वाइट कलर पीस को बताता है, सेरेनिटी को बताता है, नॉलेज को बताता है, ये चीज़ें वाइट कलर की होती हैं। ग्रीन कलर जैसे पेड़ का कलर है, तो ग्रीन से क्या आता है, ग्रोथ। ठीक है, ग्रीन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। येलो कलर इज रिलेटेड टू सनलाइट। तो इस तरीके से हर कलर का अपना एक मैसेज होता है। ठीक है, तो बस उस कलर को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए वाइट हैट है, वाइट हैट रिस्पॉन्स दी प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज की बात करता है। प्योर नॉलेज मतलब कहाँ से आएगी, डेटा कलेक्शन से आएगी ना। एग्जैक्ट नॉलेज हमें कैसे मिलेगी, जितना अप्रोप्रिएट हमारा डेटा होगा। अब आप देखिए कि कोई अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे तो आप बिलीव नहीं करेंगे ना जब तक कि आपके उसके पास स्टैटिस्टिकल नॉलेज ना हो, या स्टैटिस्टिकली वो शो ना कर पाए चीज़ों को। तो यानी कि डेटा कलेक्शन और हिस्टोरिकल काउंट एज व्हाट डू वी नो, इट एड्रेस द कॉग्निशन, द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन एक्सप्लोरिंग द फैक्ट को बताता है। ठीक है, डेटा से हम फैक्ट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो वाइट हैट जो है रिलेट करता है प्योर नॉलेज को, ठीक है, और फैक्ट को
और यहाँ पे हम जो फैक्ट निकालेंगे वो किसके बेसिस पे, डेटा, स्टैटिस्टिकल रेट, डेटा के बेसिस पे। बस ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा है ग्रीन हैट। तो ग्रीन हैट का मतलब क्या हुआ, ग्रीन इज रिलेटेड टू, जो कि आपका हरियाली से रिलेटेड होता है, यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में क्या होती है, ग्रोथ होती है। एंड द वैल्यू ऑफ सीड, it involved the creative thinking and the search for alternative while gathering the concept of new perception. So ये हो गया green hat. Now यहाँ पर है yellow. Yellow hat symbolize the sunshine, brightness, optimism, यानी कि कुछ positive thinking के बारे में बात करता है. And constructive, it address the feasibility, benefit, advantage and saving की बात करता है yellow hat. तो येलो हैट रिलेटेड टू सनशाइन, सनशाइन प्लस पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी मतलब कहीं ऑप्टिमिज्म हो रहे हैं आप, किसी मतलब किसी चीज को लेकर के आप सही सोच रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं, वो येलो कलर जो है उसको सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्लू हैट। अब ब्लू कलर किस चीज से रिलेट करता है, ब्लू हैट इज रिप्रेजेंट दी मैनेजमेंट ऑफ थिंकिंग, ठीक है, जो भी हमारे थॉट्स हैं, जैसे आपके माइंड में तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं भाई, सभी के माइंड में आते हैं, तो हम अपनी थिंकिंग को, अपनी जो थॉट्स हैं, हाउ डू वी मैनेज, हम अपने थॉट्स को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये शो करता है ब्लू कलर, ठीक है। ब्लू हैट थिंकर्स लाइक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर सीकिंग द प्रॉपर बैलेंस एंड ब्लेंडिंग ऑफ अदर 5 हैट। जो 6 हैट बेसिकली है आपकी थिंकिंग में, 6 हैट हैं, तो अभी तक आपने 3 देखी और 2 अभी हमें और पढ़नी है। तो ये जो ब्लू हैट है उसको सभी को बैलेंस करता है, बेसिकली कहना ये चाहता है कि हमारे माइंड में जितने भी थॉट आते हैं तो उन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम उनको बैलेंस करते हैं, अपने उन थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को। वो कैसे करते हैं उसको सिंबलाइज किया गया है ब्लू कलर से, जो हम बैलेंसिंग करते हैं अपने माइंड में उसको ब्लू कलर से सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लैक हैट। ब्लैक हैट जो कि फोकस करता है क्रिटिकल निगेटिव जजमेंट, जैसे किसी चीज के लिए हम थोड़े क्रिटिकल भी तो होते हैं ना, मतलब पॉजिटिव रहना इट्स गुड, बट क्रिटिकल थिंकिंग मतलब जजमेंटल होना, अच्छा है या बुरा है, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना। जैसे कि क्वेश्चन अगर आप देखो कि कभी आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो उसमें अभी आप क्रिटिकल जजमेंट तो होते हो ना, कि मैंने यही आंसर क्यों मार्क किया, या इसका आंसर ये क्यों आया, जो मैंने मार्क किया वो क्यों नहीं आया। ये भी एक क्रिटिकल थिंकिंग है ना, कि जहाँ पे भी आपका नॉट का सिंबल आ रहा है। एक रिस्क का एनालिसिस करना, बिजनेस में देखो रिस्क का एनालिसिस भी जरूरी होता है। जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आप किन फैक्टर को देखते हैं भाई, कि इसमें रिस्क कितना है। तो ये सारी चीजें आपकी सिंबलाइज की गई है ब्लैक कलर के हैट से, ठीक है। इट डिफाइन द कॉशन, डेंजर और पोटेंशियल प्रॉब्लम, यानी कि आगे चल के जो प्रॉब्लम आ सकती है उसका एनालिसिस करना, ये शो करता है ब्लैक कलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रेड कलर। अब रेड तो हमें बहुत अच्छे से याद है भाई कि रेड कलर, रेड रोज अगर कोई दे तो उसका मतलब कुछ और होगा, येलो रोज कोई दे तो उसका मतलब कुछ और होगा। तो रेड से क्या होता है, हम रेड कलर के रोज से क्या सिंबलाइज करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को सिंबलाइज करते हैं, हम जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड हैट रिप्रेजेंट दी फीलिंग, ठीक है, हंचेस। दिस हैट लेजिटिमेट इमोशंस, एक्सप्लोर फियर, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट। रेड कलर शो करता है कैसी फीलिंग है, हेट, लाइक, डिसलाइक, लव, ये सारी चीजें रेड कलर में आती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मैच कराते हैं। यहाँ पे है जजमेंट एंड कॉशन द लॉजिकल निगेटिव। निगेटिव इज रिलेटेड टू ब्लैक। डेटा गैदरिंग, फैक्ट्स एंड फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर रिलेटेड टू व्हाइट। प्रोवोकेशन, अल्टरनेटिव एंड क्रिएटिव प्रपोजल, क्रिएटिव प्रपोजल आपका कहाँ पर आएगा, ग्रीन में। इंट्यूशंस एंड इमोशन, इमोशन इज रिलेटेड टू रेड हैट, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। बी इज रिलेटेड टू 4, बी इज रिलेटेड टू 4, ए इज रिलेटेड टू 2। सो आंसर देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, सी को 1 से रिलेट कर दे तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या कहता है, इन नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग स्टूडेंट टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट प्लेस और रैंक। तो यहाँ पर देखिए दो तरह की टेस्टिंग होती है, एक तो होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और दूसरा होता है क्रिटिकल रेफरेंस टेस्टिंग। तो नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है कि एक जैसे कि उसी ग्रुप में से किसी एक बच्चे को सेलेक्ट कर दिया, अब उसके जितने भी मार्क्स होंगे, ठीक है, उसके जितने और उससे ऊपर आने वाले और उससे ऊपर आने वाले जितने भी लोग होंगे उन सभी को ले लिया जाएगा, ठीक है। हियर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम देयर ओन ग्रुप, उसी ग्रुप में से ही किसी को एक सेलेक्ट कर दिया और फिर उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करना परफॉर्मेंस की, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। अब अगर जो स्टैंडर्ड सेट किया उससे नीचे कोई आ रहा है तो उसको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। अब नेक्स्ट है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन। तो क्राइटेरिया का मतलब, जैसे कि आप कई बार वर्ड सुनते होंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि अगर अभी आप पीएचडी में एडमिशन लेना हो तो क्या क्राइटेरिया है कि 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में होने चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक एनटीए का आपने एग्जाम, मतलब यूजीसी का आपने एग्जाम जो है दे रखा हो, ठीक है, आपने नेट क्वालिफाई किया हो। ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया, मैंने क्या बोला, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे वर्ड आया, और ये जो है क्राइटेरिया किससे रिलेटेड है, ये एक रेफरेंस ले रहे हैं हम, एक चीज का, एक स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया है वो हम लेंगे, मतलब उसी ग्रुप का कोई स्टैंडर्ड नहीं। अगर ग्रुप में से हम कोई एक बच्चा लेते हैं तो वो नॉर्म रेफरेंस हो गया, ठीक है। और अगर हमने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम ये सेट कर दिया तो अब जो भी कोई इतना मार्क्स लाएगा वो आगे जा सकता है, अदरवाइज उसको फिर से परफॉर्म करना होगा। तो होता है ये क्रिटिकल और ये होता है नॉर्म्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ऑफ द स्टूडेंट टेस्ट डेटा हेल्प अस टू डिटरमाइन स्टूडेंट प्लेस एंड रैंक। तो प्लेस और रैंक, तो ये बात तो ठीक है, हम प्लेस और रैंक पता कर सकते हैं नॉर्म रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि भाई उसी सेट ऑफ ग्रुप में से किसी एक का स्टैंडर्ड सेट किया और फिर हम उसको रैंक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो जिसकी भी हाइट ज़्यादा होगी हम उसको रैंक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन क्रिटिकल रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट टेल अस अबाउट स्टूडेंट लेवल एंड प्रोफिशिएंसी। तो क्रिटिकल रेफरेंस टेस्टिंग में हम उस स्टूडेंट की प्रोफिशिएंसी को चेक करते हैं कि ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी उसको मीट आउट करेगा हम उसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये बात भी ठीक कह रहा है, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है हेल्पिंग बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग और उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पर है यूजिंग स्टूडेंट आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरिंग, प्रोबिंग और टीचर इफेक्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट के आइडिया को यूज करना। अब यहाँ पर देखिए कई तरह के हैं, की बिहेवियर ये बताया था और हेल्पफुल बिहेवियर ये होते हैं। जितने भी मतलब क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा हो तो सभी बिहेवियर को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया, मतलब ग्रेडी बॉरिश ने क्लासिफाई किया। तो 5 होते हैं की बिहेवियर और 5 होते हैं हेल्पफुल बिहेवियर। इनको आप याद कर लीजिए। एक है इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, लेसन क्लैरिटी, टीचर टास्क ओरिएंटेड, इंगेजमेंट, लर्निंग प्रोसेस, स्टूडेंट सक्सेस रेट। ये सभी बातें हमने डिटेल में जो है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पर सभी कुछ डिटेल में समझा रखा है। स्टूडेंट के आइडियाज़ वगैरह को यूज़ करना, ये सारी चीज़ें आपकी हेल्पफुल बिहेवियर का हिस्सा होती हैं। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे कि वार्मथ एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विथ लर्नर, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर स्टेटमेंट टू इनकरेज स्टूडेंट टू इलैबोरेट द आंसर। टीचर इनकरेज कर रहा है कि इस आंसर को इलैबोरेट किया जाए। ये क्या होता है, ये आपका प्रोबिंग होता है ना, ये हेल्पफुल बिहेवियर का हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो क्वेश्चन पूछता है और टीचर, मतलब यहाँ पे एक इनकरेजमेंट ही होता है कि टीचर जो है इनकरेज करे बच्चे को कि हाँ वो आंसर दे, वो खुद ही एक्सप्लेन कर दे चीज़ों को, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है टीचर कमेंट्स फॉर पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग व्हाट टू कम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चरिंग हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर
टेकिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स एंड रिपीटिंग और अप्लाइंग इट, स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को अप्लाई करना, ये क्या हो गया, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज। सो ए इज रिलेटेड टू 4 एंड सी इज रिलेटेड टू 2। ठीक है, हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपके सामने मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आए तो आपको किस तरह से करना है कि हम उस चीज को सबसे पहले मैच कराएंगे जो कि हमको सबसे ज्यादा परफेक्ट मैच लगता होगा उसको ही कराएंगे, फिर हम अदर को कराएंगे। ये तरीका अगर आप शुरू से अपनाएंगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आता है यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिंग में क्या होगा कि चीजों को स्ट्रक्चराइज करना यानी कि ऑर्गेनाइज करना। सो बी इज रिलेटेड टू 3, तो यहाँ पे हो गया ये आंसर आपका। ठीक है, फर्स्ट वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो थ्रेट ऑफ इंटरनल वैलिडिटी। तो देखिए हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ बातें पढ़ी थी, इंटरनल वैलिडिटी और एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल में क्या था कि जब हम अंदर की वैलिडिटी की बात करते, डेटा के अंदर की वैलिडिटी की बात करेंगे तो वो इंटरनल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेट बोल रहा है, मतलब कि कौन कौन सी इनमें से ऐसी चीजें हैं जहां पर इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट है, मतलब डेंजर स्थिति में है कि उसको कुछ खतरा हो सकता है या फिर वो कुछ गलत हो सकती है। तो कहाँ कहाँ पर होगी हमें उसको जानना है। तो जो इंटरनल वैलिडिटी है, द फैक्टर्स विद जियो पैराडाइज ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, मतलब वो सारे फैक्टर्स जहां पर इंटरनल वैलिडिटी को खतरा है, जो डेंजर सिचुएशन में है। तो कौन कौन सी चीजों में होगा, अगर हिस्ट्री से डेटा उठाया गया है, मैचुरेशन हो रही है, टेस्टिंग में होती है इंटरनल वैलिडिटी को डेंजर, और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सारी चीजें जो हैं, ये वर्ड जो हैं, इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में है, स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन में आता है जो खतरा है इंटरनल वैलिडिटी को, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में हो सकता है, पैराडॉक्स में होता है। पैराडॉक्स का मतलब जानते हैं ना, जो कि जैसे पैराडॉक्स आप इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स पढ़ते हैं कि ये इस लॉ का पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब जैसे अगर लॉ है, डिमांड का लॉ है, तो कुछ चीजें होती हैं जहां पर डिमांड का लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जो वहां पर फॉलो नहीं होती ये चीजें, ठीक है, यानी कि अगर धारा, इस नदी की जो धारा की दिशा है वो ये है, बट कुछ जो आ रही है कोई वेव एक उल्टी डायरेक्शन में आ गई, सो उसको पैराडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो पैराडॉक्स हो गया, और एक्सपेरिमेंटल मॉर्टैलिटी। तो इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको मिलता है वो होगा आपका जियो पैराडाइज इंटरनल वैलिडिटी, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी को वहां पर खतरा हो सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है इंटरैक्शन ऑफ सिलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर इन जो सिलेक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ऐसा कोई भी जो है टर्म नहीं है। फिर है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन, यस यहाँ पर हमने देखा कि स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन होना चाहिए। इंटरैक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग एन एक्स, तो ये भी नहीं होगा, ऐसा हमने यहाँ पर नहीं देखा है, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है डिफरेंशियल सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट में हमें इंटरनल वैलिडिटी को डेंजर स्थिति में देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या मिल गया, एक तो रिग्रेशन वाला पॉइंट है आपके में, और ये वाला। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सपेरिमेंटल मॉर्टैलिटी, तो एक्सपेरिमेंटल मॉर्टैलिटी भी ले लेंगे। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक तो बी, डी और ई। बी, डी, ई ऑप्शन फर्स्ट वाले में है, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सपेरिमेंटल मॉर्टैलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, और ये यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी डेंजर स्थिति में आती है। ठीक है, सो बी, डी, ई यानी कि फर्स्ट वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रिसर्च के स्टेप्स हैं और इसके कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम डिफिनीशन है, ठीक है, यानी कि रिसर्च की प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो ये उसकी बात कर रहा है। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि एक अजम्पशन होती है कि हमें लगता है कि शायद इस प्रॉब्लम का आंसर ये हो सकता है, वो होती है हाइपोथेसिस। डिजाइन ऑफ अ रिसर्च,
डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि हम आगे की चीज़ों को बताते हैं कि जो फ्यूचर में है हम इस तरह से काम करेंगे, जहाँ पे हम ऐसे डेटा लेंगे, हम ऐसे सैम्पलिंग करेंगे, इस तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमारा मेथड होगा डेटा कलेक्ट करने का। ये सब क्या है, आपका ब्लूप्रिंट होता है जो कि रिसर्च का डिज़ाइन है। और डेटा एनालिसिस क्या होता है, जहाँ पर जो भी हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं अब उनको एनालिसिस किया जाए और उनसे इंटरप्रिटेशन निकाला जाए कि वो डेटा क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर है कि एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेक्निक एंड देयर एप्लीकेशन, या और दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क विच इज अकॉर्ड विद द हाइपोथेसिस ऑफ द रिसर्च। अब यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की बात कर रहा है कि आगे हमारा फ्रेमवर्क कैसा रहने वाला है। तो यानी कि ये बात कर रहा है हमारी रिसर्च के डिजाइन की, ठीक है। डिफाइनिंग द वेरिएबल टू रिलेटेड अनएम्बिगुअस टर्म, हम यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है एकेडमिक एंड सोशल वैल्यू ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन टू बी वेटेड, यानी कि अभी यहाँ पर क्या है कि जो रिसर्च क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है। तो रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे, वो आपकी जो प्रॉब्लम है जिसमें आप काम कर रहे हो। सो ए इज रिलेटेड टू 4 हो जाएगा एंड सी इज रिलेटेड टू 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको एकदम एग्जैक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बी है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बनाना यानी कि हम अपने वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन हो सकता है, रिलेटेड टू अनएम्बिगुअस टर्म को हम रिलेट कर रहे हैं। बी इज रिलेटेड टू 3 और डेटा का एनालिसिस हमने बताया था आपको पहले भी कि एनालिसिस में टूल्स एंड टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे अलग अलग लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो हम कंप्यूटर का या आईसीटी का वहां पर यूज करते हैं और डेटा को एनालिसिस करते हैं। सो यहाँ पर आंसर इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है, Scientific research is a systematic control investigation of hypothetical proposition, empirical and critical। तो ये बात ठीक कह रहा है, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है, जहां पर हम एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होती है, कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है, इसलिए वहां पर देखिए कंट्रोल्ड भी होता है। क्यों, जैसे लैब वगैरह में आप देखोगे अगर कोई चीज़ हो रही है तो वहाँ पे हम चीज़ों को चेक करते हैं, देखते हैं, फिर उससे आंसर्स निकालते हैं, फिर हम वेरिएबल को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर चीज़ें कैसी होती है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती हैं। तो ये बात ठीक कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है, इसमें क्या कहता है कि पॉपुलेशन ऑफ अ रिसर्च नीड नॉट टू बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। देखिए आपको बताया था पॉपुलेशन, जैसे कि मेरा ये पूरा पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल लेंगे, तो हम सैंपल किसका ले रहे हैं, कहाँ से हम सैंपल ले रहे हैं, ये तो हमें बताना होगा ना कि हमारी पॉपुलेशन ये थी, इसमें में से हमने इतने सैंपल लिए, ठीक है। तो आपको पॉपुलेशन तो डिफाइन करना ही होगा, चाहे आपकी क्वालिटेटिव हो चाहे आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 2 या जो है वो आपकी फॉल्स है, बट स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है। सो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ 9th क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, ठीक है। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में कहता है कि जो एक्चुअल सेटिंग है आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड द रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। अब यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कह रहा है, बोल रहा है कि जो एक्चुअल सेटिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट सोर्स, मतलब उस डायरेक्ट सोर्स से हम डेटा को लेंगे, और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि वो रिसर्चर कि वो किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। देखिए जैसे एथनोग्राफिक रिसर्च है, ये क्या होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च है। यहाँ पर होता क्या है, एक रिसर्च के माध्यम से आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए इमेज बता रहा है, ये एथनोग्राफिक की ही रिसर्च है जो कि क्वालिटेटिव एक रिसर्च है। इसमें अगर ये इसको और इसको हम रिसर्चर माने तो ये जा करके यहाँ पर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्चुअल एनवायरनमेंट हो गया। तो एक्चुअल एनवायरनमेंट से ही हम डेटा लेंगे, और जो ये रिसर्चर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो किस माइंडसेट से
चीज़ों को समझ पा रहे हैं या उतनी गहराई में जो प्रॉब्लम ये बताना चाहता है, जो चीज़ें समझाना चाहता है, क्या वो एक्चुअल उसी वे में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जो रिसर्चर होता है वो की इंस्ट्रूमेंट होता है। सो असर्शन की बात बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। अब रीजन में कहता है द पर्पस ऑफ अंडरलाइंग क्वालिटेटिव रिसर्च इज रिलेटिवली more directed at depiction of reality rather than arriving at the context free generalization। कहना चाहता है कि जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो ज्यादा चीजों को अच्छे से रियलिटी को डिपिक्ट करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए अब बात मैं इसी की करूं तो ये ज्यादा रियलिटी को डिपिक्ट करने की बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ फैक्ट्स को लेकर के आए तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको कि हम डेटा के माध्यम से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो क्वालिटेटिव है वो फीलिंग्स को भी कैप्चर करता है। सो ये ज्यादा गहराई में होकर के जा करके चीजों का पता लगाता है और कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होता है। तो ये रियलिटी को बताता है, ना कि कॉन्टेक्स्ट फ्री होकर के डिसीजन मेकिंग करता है। सो ये रीजन भी बिल्कुल ठीक ठीक है असर्शन के साथ में कि भाई एक्चुअल सेटिंग में होगा। और दूसरी बात होती क्या है कि चीज़ों को एकदम फीलिंग्स के साथ बताता है। सो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। सो आंसर इसका फर्स्ट वाला होगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में बोलता सेसावत इज द इन्फ्रेंस ऑफ व्हाट रिमेन सी बाय एलिमिनेशन ऑफ द इररिलेवेंट। अब सेसावत का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर व्यक्ति का एक तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो उसमें बताया गया कि पूर्वावत, सेसावत और सामान्यता तो दृष्टा, ये 3 चीजें होती हैं जिसमें हम चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो जो पूर्वावत है उसमें क्या बात कही जाएगी। पूर्वावत मतलब अगर हम अभी चीजों को देख रहे हैं तो देखने के बाद हम फ्यूचर के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो हो जाएगा पूर्वावत। ठीक है, शेषावत, शेषावत का मतलब जैसे आपको समझाया था कि कुछ अगर शेष रह जाए तो कुछ शेष बच गया, उसके बेसिस पे आपने बताया कि पास्ट में क्या चीजें थी, तो ये हो गया शेषावत। जैसे अगर कभी आप मड देखो यानी कीचड़ देखो तो आप पास्ट के बारे में इंटरप्रेट करोगे ना कि क्या कल रात बारिश हुई थी, तो वो कैसे पता चला, जो उसके शेष पड़े हुए चीजें थी। तो शेषावत बताता है हमेशा पास्ट के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, कि पास्ट के बारे में बता सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा। और सामान्यता दो दृष्टा का मतलब है कि जो सामने है, प्रेजेंट की बात करता है। तो आपने इन तीनों को कॉन्सेप्ट समझ गए कि क्या है। अब आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो पूर्वावत होता है, पूर्वावत व्हेन इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम कॉज, द पूर्वावत इन्फ्रेंस इज बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस बिटवीन दी 2 थिंग्स। तो वो पूर्वावत से ध्यान रखना है। शेषावत से कैसे आएगा, व्हेन कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम द इफेक्ट और शेषावत इज इन्फर्ड बाय एलिमिनेशन। तो ये बात याद रखनी है आपको, एक एक वर्ड ध्यान में रखना है कि शेषावत जो है वो हम एलिमिनेशन से बताते हैं। ठीक है, सामान्यता तो दृष्टा जो है एनालॉजी से इन्फर करते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से, जैसे कि अगर आप देखिए एनालॉजी क्या होगी कि अगर आपको इसमें देखो तो इसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो तो भाई ये दोनों सामान्य रूप से एक जैसे दिख रहे हैं तो ये एनालॉजी से पता चला हमको। ठीक है, तो सामान्यता दो दृष्टा एनालॉजी के थ्रू, ये एलिमिनेशन के थ्रू, और यहाँ पर यूनिवर्सल कॉन्कॉमिटेंस, खैर ये तो व्यक्ति का ही रूल होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शेषावत इज इन्फ्रेंस ऑफ व्हाट रिमेन शेषा बाय एलिमिनेशन ऑफ इररिलेवेंट। इररिलेवेंट चीज को अगर एलिमिनेट किया जाए तो जो है शेषावत का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से होता है। तो अभी हमने ये चीज देखी कि एलिमिनेशन से शेषावत इन्फर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला ठीक कह रहा है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2।
Sesawat inference corresponding to the method of residue in Western Indian logic. Sesawat का मतलब जो रेसिड्यू बचा कुचा जो अवशेष रह जाता है उसके बेसिस पे हम इन्फर करते हैं। तो ये बात ठीक है, हम आपको बताएं कि सेसावत में क्या होता है, जो भी जैसे मड रह गया तो हम पास्ट के बारे में इन्फर करेंगे। सो स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, कंसीडर द एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग बिलो। ठीक है, ये कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर इज नो जार नाउ ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे कोई जार नहीं है, ये बात कह रहा है। आइडेंटिफाई द नॉलेज ऑफ प्रमाणा, इनमें से ये कौन सा प्रमाणा है। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है, अनुपलब्धि, अर्थापट्टि, प्रत्यक्षा और अनुमना। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से हमें मिले कि किसी चीज की नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब वो चीज वहां पर नहीं है, जैसे फूलों में खुशबू नहीं है, तो जो चीज होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं है। जैसे क्लास में टीचर नहीं है, जहां उसका प्लेस था वो वहां पर नहीं है, ऐसा कुछ लिखा हो कि वहां पे वो चीज नहीं है, ये इस बात को एम्फसाइज कर रहा हो, तो वो बताता है हमेशा आपका हो जाएगा अनुपलब्धि, उपलब्ध नहीं है वहां पर। देयर इज नो जार ऑन द ग्राउंड, अनुपलब्धि यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है माइनर टर्म को। ठीक है, तो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, देयरफॉर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट एडिफाइंग। तो ये कंक्लूजन हो गया कि ये वाला देयरफॉर वाला कि सम इंटरेस्टिंग थिंग्स आर नॉट एडिफाइंग। तो इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है और एडिफाइंग ये चीज, तो इसमें से आपको ये पता चल गया कि एडिफाइंग और इंटरेस्टिंग ये आपकी जो है मिडिल टर्म तो नहीं होगी, इन दोनों में से एक मेजर है और एक माइनर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सम बुक्स आर नॉट एडिफाइंग, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो बुक्स तो हो गया, ये आपकी हो गई मिडिल टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भी कंक्लूजन आएगा तो कंक्लूजन का सब्जेक्ट जो होता है वो माइनर टर्म होती है और कंक्लूजन का जो प्रेडिकेट होता है वो आपकी मेजर टर्म होती है। तो ये क्या है, ये है आपकी मेजर टर्म और सब्जेक्ट क्या है, सम इंटरेस्टिंग थिंग जो है ये आपकी है माइनर टर्म। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग थिंग जहां पे भी आया है इंटरेस्टिंग, वो चीज आपकी माइनर टर्म है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, इससे आप पता लगा लिए कि सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन क्या है, माइनर टर्म है। और इंटरेस्टिंग थिंग ये जो है दूसरा प्रेमाइसिस है, ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग किस में आया है, प्रेमाइसिस 2 का जो प्रेडिकेट है। ठीक है, तो प्रेडिकेट ऑफ द सेकेंड प्रेमाइसिस, ये आपका आंसर हो जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन एंड प्रेडिकेट ऑफ द सेकेंड प्रेमाइसिस। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को देख के ही निकालेंगे कि माइनर क्या है, मेजर क्या है और मिडिल क्या है। ठीक है, जो एग्जाम्पल होगा उसी से आप आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो कि 13 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इफ प्रोपोजिशन दिया हुआ है कि ऑल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी ट्रू। ठीक है, इसको ट्रू लिया गया है, यानी कि ऑल वाले को क्या लिया गया है कि ये ट्रू है, देन इनमें से कौन सा प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होगा। तो अब इस स्टेटमेंट से आप समझ गए कि ये स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का क्वेश्चन है। अब स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पर ये सब रिलेशन होता है। कह रहा है कि ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो इनमें से कौन सा जो है फॉल्स होगा। आपको पता है अगर ये ट्रू होता है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है तो ये वाला, तो ये ऊपर वाला आपका फॉल्स होगा और ये फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हो जाएगा। ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए, यानी कि आपका फॉल्स कौन कौन सा है, एक तो नो वाला, ऑल, नो, सम, और ये होता है आपका सम नॉट। तो नो और सम नॉट वाला जो है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे है कि रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। ठीक है, सम रिपब्लिक आर नॉट ग्रेटफुल, नो रिपब्लिक आर ग्रेटफुल। तो सम नॉट तो लेना ही है और नो भी लेना ही है। सम रिपब्लिक आर ग्रेटफुल, ठीक है, तो सम नहीं होगा, ये नहीं लेना है। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको समझिए। देखिए यहाँ पर
हाँ, इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें दी हुई हैं, ये याद कर लीजिए कि अगर आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम ऑल मानेंगे, ठीक है। गर्ल्स आर इंटेलिजेंट तो ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है बट यहाँ पर नॉट लगा हुआ है तो इसको किस तरीके से मानेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा कि सिंगुलर प्लस नो इज सिंगुलर प्लस नॉट इज इक्वल टू नो होता है, ठीक है। और ऑल प्लस नॉट जो है वो सम नॉट होता है। ऑल प्लस नॉट लगा हुआ है तो उसको सम नॉट लिया जाए कि अगर आगे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब ऑल, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है और नॉट लगा है तो वो नो होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, रिपब्लिक प्लस नॉट लगा हुआ है, ठीक है। यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, रिपब्लिक प्लस नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नो की बात कर रहा है। तो रिपब्लिक प्लस नॉट क्या होता है, ये नो होता है, ठीक है। और हमने अभी देखा यहाँ पर कि नो वाला क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो 1 2 3 ये तीनों ही आंसर आपके हो जाएंगे। 1 2 3 ऑप्शन थर्ड में है तो थर्ड आपका आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या कहता है, द प्रोपोजिशन ऑल बर्ड्स आर काउ इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर भी बात ध्यान रखनी है कि ऑल बर्ड्स आर काउ है तो इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा। अब यहाँ पे कह रहा है, इसको बना लेते हैं एक फिगर से, ऑल बर्ड्स आर काउ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम काउ आर बर्ड, तो कुछ काउ जो है बर्ड है, ये बात ठीक है। सम काउ आर नॉट नन बर्ड, जब नॉट और नन दोनों ही आए इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। फिर क्या हो गया कि सम काउ आर बर्ड, तो फिर से ऊपर वाली ही बात कह रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सम बर्ड्स आर काउ, कुछ बर्ड, अगर ऑल हैं तो कुछ भी सही हो जाएगा। ऑल बर्ड्स आर काउ हैं तो कुछ भी सही होगा स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है 2021 का, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि मैनी बर्ड्स आर काउ, इसको समझ लीजिए। अगर कहीं पे भी ऑल कहाँ कहाँ पे होगा, अगर एनी, एवरी, ईच, 100% लिखा है तो वो ऑल की कैटेगरी में आएगा। सम का मतलब कब होगा, जब एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, अलॉट ऑफ, मैनी, ऑफन, अ फ्यू, इनमें से कुछ भी हो तो वो सम कहलाएगा। सम नॉट कम, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, स्कार्सली। नो कम, नेवर, नन, कैन, नेवर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैनी, तो मैनी किस में आया है आपका, मैनी, तो मैनी आपका आता है सम से रिलेटेड, तो ये बात क्या कह रहा है, ये भी आपका क्या हो गया, सम हो गया। तो ये सम आपका डी, ये भी सही है, तो ए बी सी डी सारे ही हो जाएंगे और ये आपका आंसर यहाँ पर थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि सुनील दत्ता इज फैट एंड ही डज नॉट ईट ड्यूरिंग दी डे, ठीक है। देयरफॉर, यहाँ पर देवदत्ता, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे भी सुनील दत्ता ही होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी सुनील दत्ता ही होगा। देयरफॉर सुनील दत्ता ईटिंग ड्यूरिंग दी नाइट, मतलब कह रहा है कि जो सुनील दत्ता है वो बहुत फैटी है और वो दिन में नहीं खाता, इसका मतलब क्या है कि वो रात में खाता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये जो देव दत्ता लिखा है ये बाय मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे भी सुनील दत्ता ही होगा, दोनों नाम सेम रहेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो सुनील दत्ता जो है वो दिन में नहीं खाता, इसका मतलब क्या है कि वो रात में खाता होगा, ठीक है। इसका मतलब है, मतलब आपने क्या निकाला, ये इम्प्लीकेशंस निकाले, इम्प्लीकेशंस होगा इसका आंसर, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसमें यही है कि पॉस्टुलेशन होता है, डेराइव फ्रॉम दी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आंसर यहाँ पर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, इम्प्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ईयूट्रोपिक वाटर, जो ईयूट्रोपिक वाटर है वहां पर केमिकल ऑक्सीजन की किस तरह से डिमांड होती है, ज़्यादा होती है, कम होती है, मीडियम होती है, बहुत कम होती है। तो इसको कैसे जानेंगे, सबसे पहले तो ईयूट्रोपिक लेक समझने से पहले आप ये जानिए कि ये ऑक्सीजन डिमांड क्या है। देखिए, जब भी कहीं पर भी अगर किसी भी चीज़ की क्वालिटी खराब है तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ये बात समझ लीजिए,
ठीक है। जैसे बॉडी में अगर फैट जमा है तो आपको क्या करना होगा, आपको एरोबिक या एक्सरसाइज करनी होगी ना, आप ज़्यादा मतलब दौड़ने भागने वाली एक्सरसाइज करोगे तो फैट जो है आप तभी रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करोगे, जब आप दौड़ने भागने की एक्सरसाइज करते हो उस टाइम पे क्या होता है कि आप हाँफने लगते हो, हाँफते हो तो यानी ज़्यादा ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेने लगते हो। तो ये क्या हो गया, जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो एरोबिक टाइप की एक्सरसाइज होती है और एरोबिक में हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने बॉडी के फैट को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब उसी तरह से यहाँ पर समझिए कि अगर वाटर में भी बहुत ज़्यादा फैट समझ लीजिए जमा हो जाए या गंदगी जमा हो जाए तो उसको डिसॉल्व करने के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अगर वाटर साफ है तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इस तरह से समझ लीजिए। अब देखिए ईयूट्रॉपिक लेक कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है और इस तरह से पूरी लेयर जम जाती है। अब आप देखिए यहाँ से एयर पास ही नहीं हो पा रही, पूरी एकदम लेयर ऐसे जम गई है। तो इसको क्या चाहिए, अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं, इनको डिसॉल्व करना है। ठीक है, डिसॉल्व करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है। ईयू और एक होता है ओलिगोट्रॉपिक। एलिगोट्रॉपिक आप देखो कितना क्लीन वाटर है, एकदम अच्छा सा साफ सुथरा पानी है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होती है, लो ऑक्सीजन की डिमांड होती है। सो अब आप ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कह रहा है कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ईयूट्रॉपिक लेक, ईयूट्रॉपिक जहाँ पर हाई न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट हैं और यहाँ पर हाई डिमांड होती है ऑक्सीजन की चीज़ों को डिसॉल्व करने के लिए। सो इसका आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर से होने वाली डिसीजेस कौन कौन सी हैं, तो ये नाम याद करना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए कौन कौन सी हैं, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, कॉलरा, डायरिया, टाइफाइड, एम्बीसिया, हेपेटाइटिस, ये सब सारे नाम हैं, ये सब आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है तो इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो अब इसमें से टिक करना है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरिया, डेंगू नहीं है, और ये टाइफाइड, एम्बोसियास, ये सारी चीज़ें होती है। डेंगू कैसे होता है भाई, डेंगू तो मच्छर के काटने से होता है, तो बी वाले ऑप्शंस को काट दीजिए, बचाइए। सो इसको टिक कर दीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है 18th क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस initiates a chain reaction that break down ozone in upper atmosphere। कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो कि ओजोन लेयर को ऊपर ब्रेक कर रही है। जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं ना, ठीक है, और हमारे ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर क्या है, ओजोन की लेयर है। अब ये जो है वो ब्रेक हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर ओजोन होल हो रहे हैं, वो कौन सी गैस के कारण होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि ये जो ब्रेक हो रहा है, जो ओजोन होल हो रहा है, जिसकी वजह से सन रेजेस, यूवी रेजेस हम तक पहुंच जा रही हैं, वो किस वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरीन निकलता है, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इससे क्लोरीन अलग हो जाता है और यहाँ पर ये अपनी जगह बना लेती है और उसकी वजह से ओजोन होल हो जाता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन, क्लोरीन जो है वो ओजोन डिप्लीशन का कारण है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा। है इसमें क्या कहता है, इसमें बोलता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, इसमें कहता है कि लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ मेजर रिवर इन इंडिया वेरी लो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू। बोल रहा है कि जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपको भी बताया था, ऑक्सीजन की वाटर में जो डिमांड है उसकी बात कर रहा है कि जो लॉन्ग स्ट्रेच रिवर है उनको बीओडी की ज़रूरत कम होती है। तो देखिए, जो जैसे आप बड़ी रिवर बात करें कि गंगा है, काफ़ी बड़ी रिवर है, क्या वहाँ पर बीओडी की ज़रूरत कम होगी, ये बात तो नहीं सही है। बीओडी की ज़रूरत तो हमें मतलब वाटर को, जो रिवर है उसको होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे कहता है इन रिवर ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर ड्यू टू टर्बुलेंट एंड रैपिड फ्लो। जो रिवर होती हैं जिसमें रैपिड फ्लो हो रहा हो, उस जगह
जो है बहुत ज़्यादा मतलब एयर में डिफ्यूज़न होने की वजह से, टर्बुलेंट होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन जो है पानी में ऐड हो जाता है। तो ये बात ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। लॉन्ग स्ट्रेच रिवर से देखिए, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि लॉन्ग स्ट्रेच रिवर यहाँ पर ज़रूरी यहाँ पर क्या है कि वो जो रिवर है वो साफ है या गंदी है, उसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है या ऑक्सीजन ज़्यादा है। अगर न्यूट्रिएंट नहीं है तो मतलब ठीक है, हमें बीओडी की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे डिपेंड करता है बीओडी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग एंड सेकेंड इज ट्रू। सो स्टेटमेंट ये फोर्थ वाला यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन हेल्थ इज गवर्न्ड बाय। इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नॉइज मतलब जो साउंड है वो हमारे पर इम्पैक्ट डालती है। तो देखिए, आप देखेंगे कि अगर जो साउंड है वो बहुत तेजी से हो रहा हो, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह का साउंड है तो बहुत तेजी से हो रहा हो तो हमारे पर इम्पैक्ट डालेगा। तो तेजी से मतलब उसकी जो है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब देखो कुछ कुछ ऐसे इवेंट हो रहे हैं, कुछ ऐसा होता है तो बहुत दिनों तक जो है लाउड स्पीकर लगा देते हैं, उसका ड्यूरेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो ड्यूरेशन से भी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। सो ये दोनों ठीक है। सी ऑप्शन में कहता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से क्या लेना देना है, ये तो फर्क नहीं पड़ता है, तो सी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सी वाले हम काट देते हैं, ठीक है। सी वाले हमने काट दिए, तो अब ए बी डी और ई। सेंसिटिविटी ऑफ ह्यूमन ईयर, हाँ उससे फर्क पड़ता है। फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ नॉइज, किस फ्रिक्वेंसी में नॉइज आ रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए, इससे मैंने कुछ इमेज लगा दी है जिससे कि आप ये समझे कि कौन कौन सी जो है नॉइज पोल्यूशन से दिक्कत होती है। इंक्रीज हो जाता है स्ट्रेस, इरिटेशन, नर्वसनेस, स्लीपिंग जो है, स्लीपिंग साइकिल वगैरह जो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ये इशू आते हैं। और यहाँ पे आंसर तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक के हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखते हैं डीआई, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल आप सभी को दी थी। इसमें क्या कहता है, द फॉलोइंग टेबल शोज दी पेजेस प्रिंटेड बाय 5 प्रिंटर ए टू ई ड्यूरिंग मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर दिया हुआ है डेज, और इधर जो है यहाँ पर प्रिंटर है ABCDE जो कि प्रिंट करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय C ऑन मंडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये रहा C और ये रहा मंडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। क्या करना है, इन चारों को, ये जो चारों हैं चीजें, इन सभी को ऐड कर लेना है और हमें एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जितने भी आपका सम आया, ठीक है, जो सम आता है उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम ये चार चीजें हैं ना, इन सभी को ऐड करते हैं, इन सभी को ऐड करते हैं तो 137 आता है। 137 को 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 34.25। ये आपका सॉल्व करने के बाद आएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे 34.25 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले इन सभी को ऐड कर लिया, और क्योंकि ये कितना था, ये 1, 2, 3 और 4, इन चार चीज़ों को लिया, इसलिए मैंने 4 से यहाँ पर डिवाइड किया है। तो आंसर यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि विच प्रिंटर हैज प्रिंटेड थर्ड लोएस्ट नंबर ऑफ द पेजेस इन ऑल 5 डेज टेकन टुगेदर। तो ये ऑल 5 डेज में कह रहा है कि सभी प्रिंटर ने कितना जो है सबसे जो है लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट हमको बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सभी को ऐड कर करके हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमने अभी इसको तो देखा था, जो 137 आया था उसमें हमें बस 30 और ऐड कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा। तो इन सभी को हमने ऐड कर लिया। बस सिंपल है कि ए के सारे ये जितने भी थे उन सभी को, सभी डेज के जितने भी प्रिंटर थे उनको ऐड कर लिया, बी को, सी को, डी को, इसी तरह सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करके यहाँ पे लिख लिया। अब हमसे क्या पूछा है, थर्ड लोएस्ट, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट कौन सा हो गया, ये तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ठीक है, और ये 140 है, ये सेकंड वाले पे आ रहा है। थर्ड लोएस्ट कौन सा है हमारा डी वाला, ठीक है, 140 जिसका है, तो ये कौन सा है, डी वाला। सो आंसर हम डी पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। नाउ
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इफ ऑल 5 days ऑफ प्रिंटिंग what percentage of pages printed by printer D has been printed by printer E। अगर हम सभी डेज को काउंट करें मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, तो कह रहा है कि जो D से जो प्रिंटिंग होती है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज है E से जो प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो हमने D और E का देखा था अभी, यहाँ पर कितना आया था 140 और 112। ये कितना है 140 और ये है 112। अब क्या यहाँ पे जानना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया, कई बार आता है एग्जाम में, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे क्या कह रहा है, पेजेस प्रिंटेड, क्या कह रहा है कि हाउ, तो व्हाट परसेंटेज, तो हमने लिख लिया कि x परसेंटेज, परसेंटेज बोलेगा तो नीचे 100 लिख दीजिए, तो x परसेंटेज पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर D मल्टीप्लाइड बाय D लिख दीजिए, हैज बीन प्रिंटेड बाय E, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे x है जो कि हमको नहीं पता है, और D कितना है 140 और नीचे 100 लिख दीजिए, और इस जगह E कितना है 112। तो ये बताना है। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए तो बहुत ही अब सिंपल हो गया है। तो ये कितना आएगा, तो 14 की टेबल पढ़ते हैं तो ये 8 टाइम जाता है, तो ये आ जाएगा 80%। ठीक है, तो देखिए आप इस चीज़ को समझ पाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉट परसेंटेज ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर D, तो मैंने वॉट की जगह पर x लिख दिया। ठीक है, फिर जब परसेंटेज लिखा हुआ है तो हमने नीचे परसेंटेज के लिए 100 लिख दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। फिर यहाँ पर क्या है D, अब D लिख दिया। ठीक है, फिर इक्वल टू में लिख दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऐसे इसको लिख करके इजी से इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, जब मिस्टेक नहीं होगी आपसे। तो इसका आंसर यहाँ पर B हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, इसमें क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर E ऑन मंडे एंड पेजेस प्रिंटेड बाय D ऑन वेंसडे। तो 25:40 हो जाएगा। अब ये 5 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 8 तो 5:8 यहाँ पर आ जाएगा। सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना है, जो कि E के जो भी पेजेस प्रिंटेड थे उसको लिख दिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 40 को लिख दिया, जो कि D के वेंसडे के पेजेस थे। अब दोनों में ही देखिए 5 से दोनों डिवाइड हो रहे थे तो डिवाइड कर दिया, यही आंसर आ जाएगा 5:8। ठीक है, ये आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल प्रिंटर इन 5 days। तो जो देखिए, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था ना यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, इन सभी ये आपने पहले निकाला ही। अब क्या करना है, 155 प्लस 124 प्लस 167 140 और 112, इन सभी को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने से जो भी आएगा वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पर ऐड करने के बाद 698 आता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपकी ये जो 25 क्वेश्चन जो मैंने मॉक टेस्ट में दिए थे वो आपने अच्छे से एनालिसिस कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा, आपने जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि वेलकम टू योर डाउट्स। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, टेलीग्राम कर सकते हैं मुझे, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं सभी नोटिफिकेशन, क्लासेस के नोटिफिकेशन और जो भी आपका क्विज है, छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस मैं पूछा करती हूँ वो सभी आपको टेलीग्राम पे इमीडिएटली मिल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।